61 क्वालिफाइड ओलंपियंस, एक ट्रॉफी। क्या रायन टेरी डिफेंड कर पाएंगे अपना टाइटल? या एरिन बैंक्स लेंगे अपनी पिछले साल के हार का बदला? या फिर कोई नया एथलीट ही कर जाएगा सबको शौक, जैसे रायन टेरी ने किया था 2023 में? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, मिस्टर ओलंपिया 2024 मेंस फिजिक प्रेडिक्शन। मैं हूं अंकित एंड यू आर वाचिंग माइंड टू मसल। इस साल कई बड़े नाम ओलंपिया में compete नहीं करने वाले, जैसे ब्रेंडन हेंड्रिक्सन, कायरन होल्डन, आंड्रे फर्ग्यूसन, चार्जो ग्रांट और जेरेमी बुएंडिया। तो हम इन एथलीट्स को इंक्लूड नहीं करने वाले अपनी प्रेडिक्शन में, और मैंने टॉप 12 एथलीट्स प्रेडिक्ट किए हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे टॉप 12 एथलीट से। तो नंबर 12 पर मैंने रखा है विनीसियस माथियस को। विनीसियस माथियस पिछले साल ओलंपिया में 16th प्लेस हुए थे, और टायलर मेनियन ने कहा था कि वो 16th प्लेस अपनी साइज़ की वजह से हुए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा साइज़ ऐड कर रखा था अपने फ्रेम पे। और यही गलती उन्होंने सुधारी इस साल आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में, जहाँ पे वो अपनी फिजिक को और स्ट्रीमलाइन करके लाए, और इसीलिए उन्हें टायलर मेनियन ने 2nd प्लेस दी। और फिर उन्होंने मसल कॉन्टेस्ट ब्राज़ीलिया में कम्पीट करा, जहाँ पर वो जीत कर मिस्टर ओलंपिया की क्वालिफिकेशन अर्न करके ले गए। उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क प्रो में भी कम्पीट करा था, जहाँ पर उन्होंने पीक मिस करी, और उसकी वजह से वो 6th प्लेस हुए। उनके पास वन ऑफ द कंप्लीट फिजिक है। उनकी बैक बहुत वाइड है और डिटेल्ड है, उनके चेस्ट भी राउंड है, उनके एब्स भी क्रिस्प हैं, और उनके अपर और लोअर बॉडी में बैलेंस भी अच्छा है। उनकी प्रॉब्लम आती है उनके पीक में, वो हर बार कंडीशन नहीं आ पाते, और उसी वजह से उनको अपनी प्लेसिंग में कंसिस्टेंसी नहीं दिखती। कभी वो बहुत अच्छा प्लेस हो जाते हैं और कभी वो सीधा 16th प्लेस हो जाते हैं। अगर वो ओलंपिया में अपनी आर्नोल्ड क्लासिक वाली पीक हिट करके आते हैं तो वो टॉप 6 भी क्रैक कर सकते हैं, पर उनकी इनकंसिस्टेंसी को देखते हुए मैंने उन्हें 12th प्लेस पे रखा है। और नंबर 11 पर मैंने रखा है कार्लोस को। कार्लोस ने DMS प्रो जीतकर इस साल के ओलंपिया के लिए क्वालिफाई किया, और वो शो जीतते ही वायरल हो गए थे उनकी बैक थिकनेस की वजह से। उनके पास मेनली बॉडी बिल्डर लाइक फिजिक है, पर उन्होंने दुबई प्रो में अपनी फिजिक थोड़ी स्ट्रीमलाइन करी थी, जहां पर वो 4th प्लेस हुए थे। और दुबई प्रो वन ऑफ द मोस्ट कम्पिटिटिव लाइनअप था इस साल का, और वहां 4th प्लेस होना एक बहुत बड़ी बात है। करेंटली मेंस फिजिक में उनके पास बेस्ट बैक है, चाहे वो विड्थ की बात हो चाहे वो डिटेल्स की। और ये आप इस फोटो में देख सकते हो, जहाँ वो एरिन बैंक्स के साइड में खड़े हैं। और एरिन बैंक्स को वन ऑफ द बेस्ट बैक कहा जाता है मेंस फिजिक में, और उनके सामने उनकी बैक कितनी वाइड और डिटेल्ड लग रही है। कार्लोस के पास एक स्मॉल वेस्ट और वाइड शोल्डर्स हैं, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा फ्लो बनता है उनकी फिजिक में। टायलर मेनियन के हिसाब से उनकी मेन प्रॉब्लम है उनका फ्रंट पोज, जहाँ पर उनकी चेस्ट और उनके आर्म्स और शोल्डर बहुत ज़्यादा ही बल्की हैं, और उन्हें उसे स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। और उनके रिसेंट अपडेट्स में आप देख सकते हो उन्होंने अपनी चेस्ट को थोड़ा डाउन साइज़ करा है। यही सेम फिजिक जो इंस्टाग्राम पे दिख रही है, अगर वो स्टेज पे रिफ्लेक्ट होती है तो वो इससे भी ऊपर प्लेस हो सकते हैं। पर अभी के लिए उनका डेब्यू ईयर देखते हुए मैं उन्हें 11th प्लेस पे प्लेस कर रहा हूँ। नंबर 10 पर मैंने रखा है एबेसाई को। एबेसाई ने इस साल 2 शोज़ जीते, रिपब्लिक ऑफ टेक्सास और शिकागो प्रो, और फिर उन्होंने दुबई प्रो में भी कम्पीट करा था, जहाँ पर वो 3rd प्लेस हुए थे एक बहुत ही कम्पिटिटिव लाइनअप में। उनका स्ट्रक्चर और फ्लो वन ऑफ द बेस्ट है मेंस फिजिक में। उनके एब्स भी बहुत क्रिस्प हैं, उनका फ्लो भी बहुत अच्छा है। टॉलर हाइट होने की वजह से उनकी स्टेज प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है, वो ऊपर से नीचे तक बैलेंस्ड हैं। उनके पास एक स्मॉल वेस्ट और वाइड शोल्डर्स हैं, जिस वजह से उनकी एक वी टेपर बहुत अच्छी बनती है। टायलर मेनियन के हिसाब से उनके आर्म्स बिल्कुल एज पर हैं, और अगर वो ज़्यादा साइज़ ऐड करते हैं अपने आर्म्स में तो वो उनके फिजिक को अफेक्ट कर सकते हैं, और उनके प्लेसिंग को भी। उनकी मेन प्रॉब्लम उनके चेस्ट और उनके बैक में है। उनके चेस्ट में और थिकनेस की ज़रूरत है, क्योंकि अभी वो उनकी वाइड क्लाविकल होने की वजह से उनकी चेस्ट बहुत फ्लैट लगती है। और उनके यही प्रॉब्लम उनके बैक में भी है। उनके बैक में और लैट्स की ज़रूरत है। थिकनेस है उनके बैक में, पर उनके लैट्स में और वाइडनेस की ज़रूरत है। उनके लेग्स भी डेवलप्ड हैं, जिससे उनकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी का बैलेंस बहुत अच्छा लगता है। और टॉलर होने के बाद भी उन्होंने अपने फ्रेम को बहुत अच्छे से फिल कर रखा है। अगर वो अपनी चेस्ट इंप्रूव कर लेते तो और ज़्यादा ऊपर प्लेस हो सकते थे, पर उनकी रिसेंट अपडेट में भी मैं देख सकता हूँ कि उन्होंने चेस्ट अपनी अभी इंप्रूव नहीं करी, और उनकी बैक भी ऑलमोस्ट सेम दिख रही है, और इसीलिए मैंने उन्हें 10th प्लेस पे रखा है। नंबर 9 पे मैंने रखा है टायलर मेनियन की वन ऑफ द फेवरेट एथलीट
मिरोस्लाव को। मिरोस्लाव ने इस साल 2 शो जीते, EVLS प्राग प्रो और रोमानिया प्रो। और फिर उन्होंने दुबई प्रो में भी कम्पीट करा, जहाँ पर वो 2nd प्लेस हुए बिहाइंड एरिन बैंक्स। अब मैंने ये क्यों कहा कि टायलर मेनियन को उनकी फिजिक बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि टायलर मेनियन के हिसाब से मिरोस्लाव का फ्रंट पोज बेस्ट फ्रंट पोज है पूरे मेंस फिजिक में। इसी वजह से टायलर मेनियन ने उन्हें 2nd प्लेस दी थी एरिन बैंक्स के बिसाइड, जबकि उनसे जो नीचे एथलीट प्लेस हुए थे उनकी बैक उनसे बहुत सुपीरियर थी। तो इसी से पता चलता है मिरोस्लाव को जजेस कितना प्रेफर करते हैं। और वही सेम जजिंग पैनल जो कि दुबई प्रो में था, वही ओलंपिया में भी होने वाला है। तो जाहिर है उस फिजिक को वो दोबारा प्रेज करेंगे। प्रॉब्लम मिरोस्लाव के बैक पोज में है, जहाँ पे उन्हें थिकनेस और विड्थ की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनके पीछे से लोअर बैक बहुत वाइड लगती है और उसकी वजह से वो फ्लो नहीं बन पाता उनके फिजिक में। पर मुझे लगता है दुबई प्रो से उन्होंने अब तक तो इम्प्रूव करा ही होगा कुछ ना कुछ, और नहीं भी करा होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि टायलर मेनियन उन्हें टॉप प्लेसिंग ही देने वाले हैं, क्योंकि उस फिजिक से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार है। नंबर 8 पे मैंने रखा है एडवन पॉलमेरा को। एडवन ने अपने ओलंपिया डेब्यू में 5th प्लेस किया था, जो कि 2022 में था, लेकिन फिर 2023 में वो सीधा 11th प्लेस पर चले गए अपने एक्स्ट्रा साइज़ की वजह से, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा साइज़ ऐड कर लिया था और उनकी फिजिक एक बॉडी बिल्डर लुक की तरफ जा रही थी। इस साल उन्होंने मसल कॉन्टेस्ट नॉर्थ ईस्ट चैम्पियनशिप में कम्पीट करा, जहाँ पर वो फर्स्ट आए और उन्होंने अपनी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट फिजिक दिखाई और इस साल की ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करा। फिर उन्होंने न्यूयॉर्क प्रो में भी कम्पीट करा, जहाँ पर वो 3rd प्लेस हुए। वहाँ पे उन्होंने अपनी पीक पूरी हिट नहीं करी थी, उनकी जो फिजिक थी उसमें माइनर डिटेल मिसिंग थी। उनकी कंडीशनिंग अच्छी थी पर उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की उनसे ऊपर प्लेस होने वाले एथलीट्स में थी। उनका फ्रंट पोज वन ऑफ द क्रेजियस्ट फ्रंट पोज है, उनके पास हर मसल है उनके फ्रंट पोज में, और वो उनका फ्रेम बहुत फील्ड फ्रेम लगता है। उनके शोल्डर्स भी बहुत राउंड हैं, उनकी चेस्ट भी राउंड है और उनके एब्स भी बहुत क्रिस्प हैं। और फ्रंट पोज में वो अपना एक इल्यूजन भी क्रिएट कर देते हैं, जिससे वो एक वी शेप बॉडी दिखती है उनकी। उनके लेग्स और उनकी अपर बॉडी भी बहुत बैलेंस्ड है। प्रॉब्लम उनके बैक विड्थ में है, उनके बैक में डिटेल तो बहुत है पर उनकी बैक वाइड नहीं है पीछे से। हालांकि उन्होंने बैक में इस साल थोड़ी सी वाइडनेस ऐड करी है, जो कि उनके रिसेंट अपडेट्स में आप देख सकते हो, पर फिर भी जो उनसे ऊपर प्लेस होने वाले एथलीट्स हैं वो उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, इसीलिए मैंने उन्हें ऊपर प्लेस करा है और इनको इस साल मैंने 8th पे प्रेडिक्ट किया है। और नंबर 7 पर मैंने रखा है विटोर को। विटोर पिछले साल 9th प्लेस हुए थे ओलंपिया में और इस साल उन्होंने आर्नो क्लासिक यूके और आर्नो क्लासिक ओहायो दोनों में कम्पीट करा, जहाँ पर वो 3rd प्लेस हुए। उसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क प्रो और पिट्सबर्ग प्रो में कम्पीट करा, जहाँ पर वो 2nd प्लेस हुए बिहाइंड अली बिलाल। फिर उन्होंने मायामी प्रो को जीतकर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई किया। विटोर का फ्रंट पोज बहुत अच्छा है, उनकी मसल बेलीज राउंड हैं, उनके एब्स क्रिस्प हैं, उनके चेस्ट शोल्डर्स बहुत राउंड आते हैं, यहाँ तक कि उनके बैक में भी राउंडनेस है। उनकी पूरी फिजिक की बहुत राउंड और बबली लगती है। फ्रंट पोज में वो बहुत कंडीशन भी होते हैं। प्रॉब्लम उनके बैक पोजेज में है, उनके बैक में एक वाटर की हल्की सी लेयर होती है और वो जब तक पूरे डाइल्ड इन नहीं होते तब तक उनकी बैक कंडीशन नहीं लगती। और यही टायलर मेनियन ने बार बार पॉइंट आउट करा, आर्नो क्लासिक में भी, न्यूयॉर्क प्रो में भी, पिट्सबर्ग में भी। एंड में मायामी में आते आते उनकी बैक थोड़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी, इसीलिए वो मायामी प्रो जीतने में कामयाब रहे। अगर वो फिगर आउट कर लेते हैं कि उनकी बैक कैसे कंडीशन होगी और अपने जितना वो फ्रंट से कंडीशन आते हैं उतने ही बैक से आ जाते हैं, तो वो इससे ऊपर भी रैंक कर सकते हैं। पर अभी के लिए मैंने उन्हें 7th पे प्लेस किया है, क्योंकि नंबर 6 पे बहुत ही कंसिस्टेंट एथलीट है जो ओलंपिया में हर साल टॉप 5 क्रैक कर रहा है, वो है इमैनुअल हंटर। इमैनुअल हंटर को मैंने 6th प्लेस पे प्रेडिक्ट किया है। इस सीज़न उनकी प्लेसिंग थोड़ी अप डाउन रही है। आर्नो क्लासिक में कम्पीट करा उन्होंने, जहाँ पर वो एक अच्छी फिजिक लाने के बाद भी 6th प्लेस हुए। फिर उन्होंने शार्लोट कप को जीतकर अपनी ओलंपिया की क्वालिफिकेशन अर्न करी। पिछले 2 सालों से ओलंपिया में टॉप 5 क्रैक कर रहे हैं। पिछले साल वो ओलंपिया में 4th प्लेस हुए थे। उनके पास एक बहुत बैलेंस्ड और क्लीन लुक है, जो कि जजेस बहुत प्रेफर करते हैं। उनके पास कोई भी अनबैलेंस्ड मसल नहीं है कि उनकी बैक बहुत ज़्यादा अच्छी हो या उनके आर्म्स बहुत अच्छे हो या शोल्डर अच्छे हो। उनके पास हर मसल बैलेंस में है और इसीलिए जजेस उनको प्रेफर करते हैं। पर उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर वो थोड़ी सी भी अपनी पीक मिस करते हैं तो उनके जो एब्स हैं वो बिल्कुल वॉश आउट लगने लगते हैं, तो उन्हें बिल्कुल ही डाइल्ड इन होके आना पड़ता है। और अगर आप उनके पिछले परफॉर्मेंस को देखो, खासकर ओलंपिया परफॉर्मेंस को, तो वो हर साल ओलंपिया में पीक हिट करते हैं और इसीलिए वो हर साल टॉप 5 क्रैक कर लेते हैं। अगर वो सेम पिछले साल की लुक भी लेके आ जाते हैं इस साल ओलंपिया में, तो वो फिर से टॉप 5 क्रैक कर लेंगे, क्योंकि उनकी फिजिक फ्रंट टू बैक, टॉप टू बॉटम बिल्कुल कंप्लीट फिजिक है। नंबर 5 पे मैंने रखा है अली बिलाल को।
लास्ट ईयर उन्होंने ओलंपिया में 16th प्लेस अर्न करी थी, पर उन्होंने अपने डेब्यू में 9th प्लेस किया था। पिछले साल उन्होंने बहुत सारे शोज़ में कम्पीट करा था, जिसकी वजह से उनकी फिजिक ओलंपिया आने तक थक गई थी और वो अपनी पीक हिट नहीं कर पाए। पर इस साल वो एक विनिंग स्ट्रीक पे हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क प्रो जीता, फिर पिट्सबर्ग प्रो जीता और दोनों ही शो में वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होकर आए थे। उनका फ्रंट पोज वन ऑफ द बेस्ट है मेंस फिजिक में, पर प्रॉब्लम उनके बैक पोज में है। उनके बैक में अभी भी थिकनेस की कमी थी उनके पिछले 2 शोज़ में, तो अगर वो थिकनेस ऐड करके आते हैं, जो कि उनके रीसेंट अपडेट्स में दिख रहा है कि वो थिकनेस ऐड हुई है, तो डेफिनेटली टॉप 5 क्रैक करेंगे। शायद वो इससे ऊपर भी प्लेस हो जाएं अगर ऊपर के टॉप एथलीट्स अपनी पीक मिस करते हैं तो। उनके पास बहुत क्रिस्प एब्स हैं, उनका फ्रंट पोज बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है और वो माइनर डिटेल्स लेके आते हैं अपनी फिजिक में, जो हर फिजिक में देखने को नहीं मिलती। बहुत से एथलीट्स होते हैं जिनके पास मसल्स तो होती है पर वो क्रिस्पनेस नहीं होती, पर अली बिलाल के पास वो मसल मैच्योरिटी भी है और मसल्स भी हैं, और इसी वजह से मैंने उन्हें टॉप 5 में प्लेस करा है। मैंने उन्हें 5th प्लेस पे इसलिए प्लेस किया है क्योंकि जो इनसे ऊपर वाले एथलीट्स हैं उनका स्ट्रक्चर उनसे ज़्यादा अच्छा है। नंबर 4 पर हैं वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर वाले कॉरे मॉरिस। कॉरे मॉरिस ने इस साल 2 शो में कम्पीट करा, आर्नोल्ड क्लासिक और आर्नोल्ड क्लासिक यूके। आर्नोल्ड क्लासिक में वो 6th प्लेस हुए थे, लेकिन उन्होंने 2 वीक्स के अंदर ही इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स कर ली कि वो सीधा 6th प्लेस से 1st प्लेस पर चले गए और उन्होंने डियोगो को बीट कर दिया था आर्नोल्ड क्लासिक यूके में। कॉरे मॉरिस के पास हाइट भी है, मसल्स भी हैं और उनकी वेस्ट भी बहुत छोटी है, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा वी टेपर बनता है। उनकी एब्स क्रिस्प हैं, उनके चेस्ट भी बहुत राउंड है, पर प्रॉब्लम आती है उनके लेग्स में और उनके आर्म्स में। आर्म्स में उन्हें साइज़ कम करने की ज़रूरत है और उनके शोल्डर्स में भी, क्योंकि टायलर मिनियन का यही फीडबैक था कि उन्हें अपने आर्म्स और अपने शोल्डर को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, पर उनके लेग्स में उनको और ज़्यादा साइज़ ऐड करने की ज़रूरत है। तो अगर वो ये सारी चीज़ें करके आते हैं तो शायद वो टॉप 2 के लिए भी फाइट कर सकते हैं, पर अभी के लिए मैंने उन्हें 4th प्लेस पे प्लेस किया है। इनसे ऊपर जो एथलीट है उन्हें जजेस बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो है डियोगो। डियोगो पिछले साल ओलंपिया में 5th आए थे, फिर उन्होंने इस साल दोनों आर्नोल्ड क्लासिक में कम्पीट करा, जहाँ पे वो आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में 1st प्लेस हुए। उसके बाद उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक यूके में कम्पीट करा, जहाँ पर वो 2nd प्लेस हुए अपनी माइनर मिस्टेक्स की वजह से। एक तो उनकी पीक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और जब वो अपनी पीक मिस करते हैं तो उनके एब्स बिल्कुल ही वॉश आउट हो जाते हैं। उनका मिड सेक्शन पहले ही उतना क्रिस्प नहीं है, पर अगर वो अपनी पीक मिस करते हैं तो वो बिल्कुल ही वॉश आउट एब लगते हैं। और दूसरी मिस्टेक थी उनकी उनके बॉड शॉट्स, क्योंकि उनके बॉड शॉट्स इस बार अलग थे और ये टायलर मिनियन ने भी पॉइंट आउट करा था कि अगर वो बॉड शॉट्स सही होते तो शायद वो 1st प्लेस हो सकते थे, पर उनके उस बॉड शॉट्स की वजह से उनकी फिजिक बहुत ही ऑफ लग रही थी। डियोगो हमेशा टॉप 5 क्रैक करते हैं बिकॉज ऑफ हिज वी टेपर। उनकी एक बहुत छोटी वेस्ट है और बहुत वाइड क्लेविकल है, इसकी वजह से वो वी टेपर बहुत अच्छी आती है। तो इतना टॉल ना होने के बावजूद भी और क्रिस्प एब्स ना होने के बाद भी वो अपने फ्लो और स्ट्रक्चर की वजह से हमेशा टॉप 5 क्रैक करते हैं। उनकी फिजिक भी बहुत बैलेंस्ड है, उनके पास कोई भी एक डोमिनेंट बॉडी पार्ट नहीं है, पर उनके सारे बॉडी पार्ट्स मिलकर एक ऐसी फिजिक बनाते हैं जो कि एक बहुत अच्छा फ्लो रखती है और बहुत ज़्यादा एस्थेटिक है। इसीलिए मैंने उन्हें 3rd प्लेस किया है। अब नंबर 1 और 2 की बात हम एक साथ कर लेते हैं, एरिन बैंक्स और रायन टेरी। इन्हीं में से कोई एक एथलीट होगा जो 2 टाइम चैम्पियन बनेगा। दोनों के पास बहुत डिफरेंट फिजिक है, दोनों ही टॉल एथलीट्स हैं, पर जो एरिन बैंक्स है उनके पास थोड़ी एक बॉडी बिल्डर वाली लुक है और रायन टेरी के पास एक मॉडल वाली लुक। एरिन बैंक्स हैं उनके पास बबली मसल्स हैं, बहुत राउंड सी फुल मसल्स, पर जो रायन टेरी हैं उनके पास क्रिस्प मसल्स हैं, उनके पास बहुत डिटेल्स हैं, उनके एब्स भी बहुत क्रिस्प हैं। एरिन बैंक्स के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो अपनी पीक के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। दुबई प्रो में भी उन्होंने अपनी पीक पूरी हिट नहीं करी थी और उनके पिछले शोइंग्स में भी वो कभी ना कभी अपनी पीक मिस कर ही देते हैं, और ऐसा ही हुआ था पिछले साल ओलंपिया से पहले, जहां पर वो कायरन होल्डन से बीट हो गए थे। वहीं पे जो रायन टेरी हैं वो हर साल अपनी पीक हिट करते हैं और वो क्रिस्प आते हैं। और इस साल एरिन बैंक्स ने दुबई प्रो में भी कम्पीट करा था, जहाँ पे उनकी वेस्ट थोड़ी ज़्यादा वाइड लग रही थी उनके पिछले शोइंग के मुकाबले, और उनकी फिजिक उतनी इम्प्रूव्ड भी नहीं लग रही थी। पर रायन टेरी को देखो तो उन्होंने न्यूयॉर्क प्रो से लेके और ओलंपिया के बीच में इतना इम्प्रूव करा था, तो इस साल तो उनके पास पूरा 1 साल था, तो वो कितना इम्प्रूव होके आएंगे। दोनों में से एक चुनना ऐसा है जैसे एप्पल एंड ऑरेंजेस, दोनों की फिजिक बहुत ही डिफरेंट है। पर जजेस की प्रेफरेंस देखते हुए मुझे लगता है वो इस साल भी रायन टेरी को ही जिताएंगे, क्योंकि उनके पास वो एक मॉडल वाली एक बीच बॉडी लुक है। अगर एरिन बैंक्स रायन टेरी को बीट करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक लानी होगी,
और वो बहुत क्रिस्प आना होगा। अगर वो अपनी दुबई प्रो की फिजिक लेके आते हैं तो आई एम सॉरी बट वो रायन टेरी को बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रायन टेरी की फिजिक में वो माइनर डिटेल्स है और माइनर स्ट्राइएशंस है उनकी बॉडी में पूरी, क्योंकि एरिन बैंक्स के पास नहीं है। तो मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से नंबर 2 पर होंगे एरिन बैंक्स और इस साल की ट्रॉफी दोबारा 2 टाइम्स ओलंपिया बन के ले जाएंगे रायन टेरी। मैं ऑलरेडी 2024 मिस्टर ओलंपिया की प्रेडिक्शन कर चुका हूँ ओपन डिवीज़न की, वो वीडियो तुम यहाँ देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग, माइंड टू मसल, साइनिंग ऑफ।